चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले बात करें सेमीकंडक्टर की। ये एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो को कंट्रोल करने में किया जाता है। किसी मटेरियल के अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनका फ्लो यदि कंट्रोल करना है तो इन मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, सेमीकंडक्टर्स मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। अब चार्ज पार्टिकल का जो फ्लो है वो हम टेम्परेचर से भी कंट्रोल कर सकते थे। दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हाँ, कि टेम्परेचर चेंज करने से जो कंडक्टिविटी है यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो चेंज किया जा सकता है। तो क्या हम इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात करने वाले हैं? तो इसका जवाब है नहीं। टेम्परेचर जो है वो कह सकते हैं बहुत प्रिसाइसली मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। तो टेम्परेचर के वेरिएशन से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो या चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो कंट्रोल करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, तो वो हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। दूसरा, सेमीकंडक्टर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी मॉडर्न डिवाइसेस में। यदि आप जो है 2021 में इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके आसपास मैं कह सकता हूं कि 80 to 90% इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इसका इस्तेमाल हुआ होगा। आप चाहे बात कर लीजिए अपने एलईडी बल्ब जो हैं या एलईडी ट्यूब लाइट्स हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है सेमीकंडक्टर का। आप जिस डिवाइस पे ये देख रहे हैं उसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हुआ है। जिन ईयरफोन्स की सहायता से आप ये सुन पा रहे हैं तो उन ईयरफोन्स में भी सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर्स के एप्लीकेशन से एक डिवाइस बनाई जाती है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर इतना छोटा होता है और इतना एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है कि आपके एक टिपिकल मोबाइल प्रोसेसर में या कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के प्रोसेसर में जो है बिलियंस की संख्या में अप टू 10 बिलियन या 15 बिलियन तक भी सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनके डिवाइसेस दैट्स कॉल्ड ट्रांजिस्टर, 10 बिलियन ट्रांजिस्टर उस छोटे से प्रोसेसर में होते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो बहुत ही छोटे होंगे और बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली उनका एप्लीकेशन होगा। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की। तो जितने भी सॉलिड्स हमारे आसपास पाए जाते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो यहां पे हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो इनको 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है इन सॉलिड्स का वो होता है कंडक्टर। अब कंडक्टर नाम से ही समझ गए होंगे कि जो क्लासिफिकेशन है वो ईज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के बेसिस पर किया गया है, कंडक्टिविटी के बेसिस पर किया गया है। तो यहां पे हम लिखते हैं कि ये कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स कहे जाते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम कंडक्टर कहते हैं जब उनकी कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है एट रूम टेम्परेचर। तो यहां पे हम लिखेंगे दीज आर द मटीरियल्स विच हैव वेरी हाई कंडक्टिविटी, वेरी हाई कंडक्टिविटी। यदि हम बात करें एक्चुअल वैल्यू की तो 10⁻² से 10⁻² साइमन पर मीटर से 10⁻6 साइमन पर मीटर, इस रेंज में इनकी कंडक्टिविटी जो है वो लाई करती है। कंडक्टिविटी आई थिंक ये जो है टर्म आपको फॉरेन नहीं लग रहा होगा ना, आप पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पूरा आपको समझाया था कंडक्टर के अंदर कैसे करंट फ्लो होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। तो ये सिग्मा है और इसका जो रेसिप्रोकल है वो होता है रेजिस्टिविटी। तो यदि हम बात करना चाहें रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू होता है 1/सिग्मा। तो यदि रेजिस्टिविटी की बात करें इन कंडक्टर मटेरियल्स में तो 10⁻⁻6 से लेकर ओम मीटर से लेकर 10⁻⁻² ओम मीटर तक इनकी रेजिस्टिविटी लाई करती है। अब इसके बाद हम बात करें कि टेम्परेचर पे क्या अफेक्ट होता है, टेम्परेचर से क्या रिलेशन होता है इस मटेरियल्स का। तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था भाई पिछले करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि किसी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू, किसी टेम्परेचर T पर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो RT0 1 + अल्फा T - T0। ये रिलेशन आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है किस तरीके से वेरी होता है विद टेम्परेचर,
और यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है इस अल्फा को कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है इन कंडक्टर्स में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी में लिखेंगे कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट दैट इज अल्फा इज पॉजिटिव विच ट्रांसलेट्स टू कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो आपकी कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इनका जो आपका ये रेजिस्टिविटी है ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है और जो कंडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हम बात करें कि कौन कौन से मटेरियल्स कंडक्टर की श्रेणी में आते हैं। तो जो आपके पास जनरली मेटल्स जो हैं, जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर, आर कंडक्टर। तो उन मेटल्स में भी सबसे ज़्यादा जो है वो सिल्वर और गोल्ड, इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जनरली मेटल एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, एक तो कह सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर जो है एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल हैं कंडक्टर के, इसलिए गोल्ड कनेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा USB जो है या HDMI केबल जो है उनमें गोल्ड कनेक्टर्स होते हैं, जिससे उनकी कंडक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी हो सके। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे टाइप के मटेरियल्स जिनका नाम है इंसुलेटर। तो इन इंसुलेटर की बात करें तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर रहती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विच हैव, दीज आर द मटेरियल्स विच हैव very low less conductivity। यहाँ पे हम कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पर हम बात कर रहे हैं इन मटेरियल्स की। ठीक है, इस पिछले कंडक्टर की बात करें तो हाई कंडक्टिविटी जो है हम 25 डिग्री सेल्सियस पर देख रहे हैं, वरना कोई मतलब ही नहीं होगा इस स्टेटमेंट का। मैं कह दूं कि 0 केल्विन पर इसकी बहुत अच्छी कंडक्टिविटी होती है तो वो एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 25 डिग्री सेल्सियस मेंशन करना ना भूलें। नेक्स्ट, इसके बाद तो 25 डिग्री सेल्सियस पर बहुत कम होती है इसकी कंडक्टिविटी, बहुत ज़्यादा कम होती है। अच्छा, और इनके लिए टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात ही नहीं करेंगे, बिकॉज ये बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं, अपने रिलेटेड किसी काम के नहीं हैं, तो इनके लिए इतना ही रहने देते हैं। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल जो है प्लास्टिक, रबर, वुड जो है एक एग्जाम्पल्स हैं किसके, इंसुलेटर के। इनमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऑलमोस्ट निल होता है, जीरो होता है, और यदि हम आइडियल केस की बात करें तो कंडक्टिविटी जो है जीरो होती है और रेजिस्टिविटी जो है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं 3। इसके बाद आते हैं आपके सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स हैं विच हैव लो वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, या लो कंडक्टिविटी कह सकते हैं, लो कंडक्टिविटी। और यदि इसकी डेटा की बात करें तो जो सिग्मा की वैल्यू है वो 10⁻⁻5 से लेकर टू 1 साइमन मीटर इनवर्स की रेंज में लाई करती है। और हम जानते हैं कंडक्टिविटी जो है इस रेंज में है, तो रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी। तो रो जो है आपके पास आ जाएगा 1/सिग्मा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 से लेकर 10⁻5 ओम मीटर, इस रेंज में लाई करेगी इसकी रेजिस्टिविटी। और बात करें इसकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट की, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसका होता है नेगेटिव। टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा इज नेगेटिव होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो रिलेशन है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T या रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T0 1 + अल्फा T - T0। अब ये वैल्यू यदि निगेटिव है तो इसका मतलब ये होल क्वांटिटी निगेटिव होगी एक इंक्रीज टेम्परेचर के लिए। इसका मतलब
टेम्परेचर बढ़ाने पर ये रेजिस्टेंस जो है ये डिक्रीज होने वाला है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टिविटी है ये डिक्रीज होने वाली है और इसकी कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होने वाली है। ये यहाँ पे इसका मतलब है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास कंडक्टर थे उनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी कम होती है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है। यहाँ पर उसका उल्टा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी कम होती है और कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये बात आप रखें याद। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे हम लिख ही लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इसमें पहला जो टाइप है वो आपके पास है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर ये ऐसे सेमीकंडक्टर हैं जो प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। These are the semiconductor which are found in pure form. एग्जाम्पल आपके पास है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो आपको प्योर फॉर्म में मिलता है और इसी फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। इंटेल के जो प्रोसेसर हैं वो प्योर सिलिकॉन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास हो गया सिलिकॉन। उसके बाद जो दूसरा टाइप होता है वो होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो ये बहुत ही बेसिक बातें हैं। आप यदि देखते जा रहे हैं तो आप लिखते भी जाएं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये छोटे छोटे क्लासिफिकेशन जो हैं ये लिखते जाइए, ठीक है। बढ़िया बिल्डअप होता है चैप्टर का। कंपाउंड सेमीकंडक्टर, तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर का मतलब है ये ऐसे सेमीकंडक्टर हैं जो दो मटेरियल्स को मिला के, दो मटेरियल्स की कंपाउंडिंग से मिलकर बने होते हैं, दो या दो से ज्यादा मटेरियल्स की कंपाउंडिंग से मिलकर बने होते हैं। तो यहां लिखेंगे दीज आर द सेमीकंडक्टर्स, these are the semiconductors which are made using compounding of many materials। बहुत सारे मटेरियल्स को मिलाने से भी ये बनाए जा सकते हैं और इनमें भी तीन टाइप होते हैं। इसमें भी तीन टाइप होते हैं। पहला जो टाइप है वो होता है आपके पास इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। तो इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स कह सकते हैं। ये समझ गए, नाम इनऑर्गेनिक है तो आपको केमिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है। तो इनमें जो है एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जो सेमीकंडक्टर बिहेवियर शो करते हैं उनको इस जो है क्लासिफिकेशन में रखा गया है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया है CDS, GAAS गैलियम और आर्सेनिक, और ये कैडमियम और स्कैंडिनियम। ये हमारे पास जो है इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर के जो है उसके टाइप्स में ये आते हैं। उसके बाद बात करें, दूसरा टाइप होता है ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं, एंथ्रासीन और थैलोसाइनाइंस डोप्ड। ये इसके एग्जाम्पल हैं। समझ गए, ऑर्गेनिक का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना होगा। और थर्ड टाइप का है ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर। यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो पॉलीमर भी बना रहा है तो उनको इस कैटेगरी में हम डालते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं पॉलीपाइरोल और पॉलीएनिलीन। पॉली वर्ड का मतलब है कि यहाँ पे ढेर सारे मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंट होते हैं और वो एज अ होल सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। कार्बन की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे नाम ऑर्गेनिक रख दिया जाता है। आगे अब हम आगे बात करने जा रहे हैं एनर्जी बैंड डायग्राम्स की। एनर्जी बैंड डायग्राम्स क्या होता है? तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। बेसिक, बिल्कुल बेसिक। तो हमने बोर्स मॉडल के बारे में पढ़ा है कि एक एटम के स्ट्रक्चर में हमारे पास सेंट्रल पार्ट में होता है न्यूक्लियस, जो बहुत ही कम जगह घेरता है, जिसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती है सारे मटेरियल्स में। और उन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। मैं वही एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ कि ये आपके पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, +Z/E के बराबर, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है।
एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है -e के बराबर। तो यदि मैं इन दोनों की इंटरेक्शन की बात करूं, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो इनके बीच में एक इंटरेक्शन होगा और उस इंटरेक्शन की एक एनर्जी होती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में फॉर्मूला K(Q1Q2)R की हेल्प से निकाल सकता हूं। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है K इंटू प्लस ZE इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -e माइनस है ये, डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया R के बराबर है। अब किसी एक एटम की बात करें, एटम्स में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स का इस न्यूक्लियस के साथ जो डिस्टेंस है वो अलग अलग हो सकता है और उन रेडियसेस के हिसाब से हम कह देते हैं कि ये शेल्स होते हैं, एक डेफिनिट शेल्स होते हैं, डेफिनिट ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो सब बातें जो हैं हम बोर मॉडल में पढ़ के आ चुके हैं, वो मैं दोबारा बताने वाला यहाँ पे नहीं हूं। लेकिन हम ये बात समझ गए कि R की जो वैल्यू है वो वेरी हो सकती है अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए, सही बात है। तो डिवाइडेड बाय R यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये रिजल्ट आपको मिलता है द पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको मिलेगा -KZE² डिवाइडेड बाय R। यहाँ पे K जो है कांस्टेंट है, Z उस एटम के लिए कांस्टेंट है, E जो है कांस्टेंट है, R जो है वेरिएबल है, एनर्जी जो है वेरिएबल है, यानी कि एक अलग अलग डिस्टेंस पर रखे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी, अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग एनर्जी, ठीक बात। यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन इस न्यूक्लियस के साथ अलग अलग तरीके से होने वाला है। यदि मैं इस पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इस R के साथ ड्रॉ करता हूं, यदि मैं ग्राफ बनाना चाहूं पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का, डिस्टेंस R क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, या इसको ऑर्बिटल रेडियस भी कह सकते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सिस है। तो ग्राफ जो है इसका इस तरीके से आता है, लाइक दिस। इस तरीके से ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, लाइक दिस। ये ग्राफ आ गया, ठीक बात। ऐसे ग्राफ बनेगा पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू -KZE² डिवाइडेड बाय R। तो इट्स समथिंग लाइक Y इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट अपॉन X। इस तरह का ग्राफ बना दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे R की कुछ वैल्यू होगी, लेट्स से R1 मैं कह देता हूँ। इस R1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है -U1 के बराबर, यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू होने वाली है R2, लेट्स से R2, और इस R2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू होने वाली है लेट्स से -U2। ऐसे ही यहाँ पर हम जाएंगे, लेट्स से R3 डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर R3 डिस्टेंस है, ये वैल्यू यहाँ पर R3 है, R3,0 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तो इस R के करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है U3। अब इसका मतलब क्या है और डी पे हम समझें। R1 रेडियस है, यानी उस न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन R1 डिस्टेंस पर है, R1 डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लाइक दिस। R2 का मतलब ये है कि R2 रेडियस में, यानी कि न्यूक्लियस से R2 डिस्टेंस पर जो R1 से ज्यादा है, R2, तो R2 डिस्टेंस पर कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस R2 के बराबर है, और ऐसे ही हम R3 बता सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन का इसके साथ जो इंटरेक्शन एनर्जी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ वो -U1 है, इसकी एनर्जी इसके साथ -U2 है, और इसकी एनर्जी उस लास्ट थर्ड वाले के साथ जो है वो U3 के बराबर है, -U3। निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि वो सिस्टम जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं भी, ये भी है, ठीक बात है। और बात करें, हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होती है उतना ही ज़्यादा जो है स्टेबल होता है। तो ये सबसे पास के इलेक्ट्रॉन इस सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं क्योंकि इनकी सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है। उसके बाद -U2 जो है ज़्यादा है, जैसे ही जीरो के पास जाते जा रहे हैं, नेगेटिव से जीरो, एनर्जी जो है बढ़ती जा रही है। यहाँ पे सबसे कम, उससे कम, और उससे सबसे कम, उससे ज़्यादा, और उससे भी ज़्यादा। ये क्या है? सबसे कम है, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि R1 रेडियस के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये सब बात हम जानते हैं। अब इन लेवल्स को जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, आप जानते हैं उनको नाम दिया जाता है
1s 2s 2p। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मान लीजिए 1s होगा, ये 2s होगा, ये 2p होगा, ऐसे ही आगे आप इनको बना सकते हैं। ये अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ 1s, ये एनर्जी ऑफ 2s, ये एनर्जी ऑफ 3s, ये 2p कह सकते हैं, 2p। इस तरीके से एनर्जी लेवल्स डिफाइंड होते हैं। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है -u1 के बराबर, और उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से -kZe²/r से। ऐसे ही 2s में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो -u2 होती है। ऐसे ही 2p में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -u3 होती है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि एक आपके पास एक आइसोलेटेड एटम है, आइसोलेटेड एटम यानी कि एक एटम, उसके बाहर कुछ नहीं है बाहर, सिर्फ एक एटम है पूरी दुनिया में। तो उसके एनर्जी लेवल्स जो होते हैं, उसके एनर्जी लेवल्स यानी एनर्जी की वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, वो एक कांस्टेंट होती है, एक डिस्क्रीट वैल्यू मिलती है, एक के साथ एक जोड़ी, एक के साथ एक जोड़ी, एक के साथ एक जोड़ी। तो हम यहां पर ये लिखने वाले हैं इन एन आइसोलेटेड एटम। यहां पे नेक्स्ट पेज करेंगे। इन एन आइसोलेटेड एटम energy of electrons have discrete values का मतलब समझ गए कि हर एक यूनिक इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास एक यूनिक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वहां पर एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन ये जो डिस्क्रीट वाली बात है वो चेंज हो जाती है जब हम बात करते हैं ढेर सारे एटम्स की। जब ढेर सारे एटम्स की बात करते हैं, ढेर सारे एटम्स का मतलब मान लीजिए मैं सॉलिड की बात कर रहा हूं। एक सॉलिड, मान लीजिए आपके पास 1 ग्राम सॉलिड है। 1 ग्राम सॉलिड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो अलग हो सकते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप जानते हैं बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। 1 मोल में 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं। जब ढेर सारे एटम्स साथ में रखे होते हैं तो क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे व्हेन लॉट्स ऑफ एटम्स एग्जिस्ट टुगेदर तो क्या होता है। तो इस बात को जानने के लिए अगला लेक्चर जरूर देखें। थैंक यू।